तो जो आज का केस है वो आम केस की तरह ही है, जिसमें क्राइम के पीछे का मोटिव पैसा और जलन है। पर जो बात इस केस को यूनिक बनाती है वो है इस केस में इन्वॉल्व हाई प्रोफाइल लोगों की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीमा जैन मर्डर केस के बारे में। तो चलिए केस शुरू करते हैं। तो जिनको रीमा जैन के बारे में नहीं पता, तो उन लोगों को सबसे पहले उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। रीमा जैन मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट सुनील जैन की वाइफ थी। जैन फैमिली लुधियाना शहर में मॉल रोड के पास एक पॉश इलाके में रहती थी। बात करें जैन फैमिली की, तो अर्ली 2000 में वो लुधियाना के टॉप बिजनेस फैमिली में आती थी और पूरे इंडिया में गिने चुने अमीर लोगों में जैन फैमिली का नाम शामिल था। और उस वक्त कहा जाता है कि उनकी बहुत सारी फैक्ट्री वगैरह थी और जैन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी पूरी मिलाकर 100 करोड़ की थी। तो इससे आप अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि अर्ली 2000 में 100 करोड़ होना कितनी बड़ी बात थी और जैन फैमिली कितनी अमीर थी। अब बात करें सुनील जैन की, तो वो जैन फैमिली के बिजनेस हेड थे और ज़्यादातर बिजनेस उन्हीं के अंडर में था और उनको घूमना फिरना बहुत पसंद था। इसलिए जब भी उनको टाइम मिलता वो अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर निकल जाते थे। उनकी वाइफ थी रीमा जैन, जिनके नेम पर मल्टीपल फैक्ट्रीज थी और वो एक सोशल वर्कर भी थी और उनको भी घूमना फिरना, आउटिंग करना बेहद पसंद था और अपने आप को फिट रखना भी, जिसके लिए वो रोज जिम वगैरह जाया करती थी। सुनील और रीमा के 3 बच्चे थे, 2 लड़के भानु और भरत जैन और एक लड़की जिसका नाम भानुवी जैन था। ये बात है करीब अर्ली 2003 की, जब जैन फैमिली एक बहुत बड़े दुख से गुजर रही थी और वो इसीलिए क्योंकि सुनील जैन की दिसंबर 2002 में किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी उनके कार में, जब वो अपने ऑफिस से लौट रहे थे। खैर, ये स्टोरी सुनील जैन की नहीं, रीमा जैन की है। तो उसी स्टोरी लाइन पर वापस आते हैं। सुनील की डेथ के बाद उनकी डेथ की पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, क्योंकि जैन फैमिली का बहुत बड़ा नाम था। तो इसीलिए पुलिस वालों ने सुनील के डेथ की इन्वेस्टिगेशन को सीरियसली लिया और अपना इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से किया। पुलिस वालों ने रीमा से सुनील के राइवल्स वगैरह और जिनसे भी उनका हाल फिलहाल में झगड़ा हुआ उनके नेम की लिस्ट बनवाई और उन सब से पूछताछ की, पर कोई क्लू नहीं मिला सुनील के डेथ का। पर उस लिस्ट में एक ऐसा नाम था जिस पर पुलिस को शक हुआ, क्योंकि उस बंदे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं था और उसका नाम बहुत सब इलीगल एक्टिविटीज़ में भी, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में इन्वॉल्व था। और इस बंदे का नाम सुन के आप चौंक जाएंगे। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि सुनील जैन का भाई अनिल जैन था, जिसको सब लोग माइकी जैन भी बुलाते थे। तो पुलिस वालों ने अनिल जैन को अरेस्ट किया और उससे कड़ी पूछताछ की और उसकी सेशन कोर्ट में पेशी भी की गई थी। उस पर 1 साल तक मुकदमा भी चला, पर कोई कड़े सबूत ना होने पर उसको 1 साल के बाद कोर्ट से आज़ाद कर दिया गया। पर रीमा को हमेशा से अनिल पर शक था कि इसी ने सुनील की हत्या करवाई होगी। खैर, सुनील अपने पीछे बहुत बड़ा बिजनेस छोड़ के गए थे, तो उनके जाने के बाद सबके मन में यही सवाल आया कि ये सब बिजनेस को कौन संभालेगा। सुनील के मौत के बाद बहुत सारे जॉइंट फैमिली के रिश्तेदार भी जैन फैमिली में आए ताकि उन सबको बिजनेस की कुछ ओनरशिप मिल सके। पर रीमा जैन ने सबके सवालों का जवाब ये कह के दिया कि आज से सुनील का जितना भी बिजनेस वगैरह है वो खुद संभालेंगी, जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि रीमा जैन को बिजनेस की इतनी नॉलेज नहीं थी और लोगों को लगा कि अब जैन इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर पाएगी। पर रीमा जैन ने सबके उम्मीदों पर पानी फेरते हुए सुनील जैन के बिजनेस को नई बुलंदियों पर पहुंचाया और वापस जैन फैमिली का बिजनेस वगैरह ठीक से चलने लगा, जिसके बाद रीमा फिर से अपना वर्क लाइफ बैलेंस ठीक से मेंटेन करने लगी और उनका जितना भी टाइम है वो सबको
इक्वली देने लगी, चाहे उनके बच्चे हो या फिर बिजनेस या फिर उनका हेल्थ। और ये जितने भी इवेंट्स हैं वो 2002 से 2005 के बीच में हो रहे थे। रीमा जैन अपने बड़े बेटे भानु जैन के बहुत क्लोज थी और उसको अपनी सारी बात बताती थी कि वो कहाँ जा रही हैं और क्या कर रही। बात करें भानु जैन की तो वो लगभग 20 साल का था और बीकॉम कर रहा था और वो रीमा के तीनों बच्चों में सबसे होशियार था। रीमा जैन को अपने आप को फिट रखना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो हर रोज सुबह जिम और स्विमिंग करने सतलज क्लब जाया करती थी। 30 जुलाई 2005 को भी वो सुबह अपनी होंडा अकॉर्ड कार लेकर सतलज क्लब जाती हैं, पर घर वापस नहीं लौटती। इधर जब सुबह के 9 बजते हैं तो रीमा के बड़े बेटे को चिंता होने लगती है, क्योंकि 9 बजे से पहले रीमा घर आ जाती थी पर आज नहीं लौटी होती हैं। खैर, वो 1 घंटा इंतजार और करता है पर रीमा जैन का कोई कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद भानु अपनी माँ को कॉल करता है पर उनका फ़ोन अनरीचेबल आ रहा होता है। जिसके बाद वो सतलज क्लब जाता है और वहाँ उनके बारे में पूछता है और वहाँ उसको पता चलता है कि रीमा आई थी और अपने टाइम से क्लब से निकल गई थी, पर अभी तक वो घर नहीं आई होती है। जिसके बाद भानु रीमा के जितने भी जानने वाले थे उन सबको कॉल करके उनके बारे में पूछता है, पर रीमा का कहीं कुछ पता नहीं चलता। अब ऐसा करते करते शाम हो जाती है, जिसके बाद वो रीमा जैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवा देता है। अब क्योंकि इसी परिवार में सुनील जैन की भी हत्या हुई थी और अभी तक उनके कातिल का पता नहीं चला था, तो पुलिस इस केस को सीरियसली लेती है और रीमा जैन की तलाश तुरंत चालू करती है। वो उनके जितने भी राइवल वगैरह थे उन सब से कांटेक्ट करती है, पर कुछ पता नहीं चलता। और ये भी पता किया जाता है कि रीमा की किसी से दुश्मनी के बारे में, पर वो भी नहीं पता चलता। और ये सामने आता है कि रीमा बहुत ही अच्छी लेडी है और एक सोशल वर्कर भी थी, तो किसी से दुश्मनी का कोई सवाल ही नहीं था। इधर पुलिस को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इसी बीच भानु पुलिस को बयान देता है कि कुछ दिनों से रीमा और अनिल के बीच बिजनेस को लेकर घर में झगड़ा चल रहा था। अब क्योंकि अनिल का नाम सुनील के मौत के वक्त भी था, तो इसी के चलते पुलिस अनिल को 31 जुलाई 2005 को पूछताछ के लिए अरेस्ट कर लेती है। पर अनिल उनसे बोलता है कि उसका रीमा की गुमशुदगी में कोई हाथ नहीं है और कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण भी पुलिस को जबरन अनिल जैन को 3 दिन बाद 2 अगस्त 2005 को छोड़ना पड़ता है। पुलिस ने ये भी एंगल की जांच की कि अगर अनिल ने रीमा का अपहरण नहीं किया तो किसी और ने किया होगा और वो आज नहीं तो कल पैसों के लिए कॉल करेगा, पर हफ्ता बीत जाता है और कोई कॉल नहीं आता। ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करते करते 2 हफ्ते बीत चुके थे और ना ही रीमा जैन का कुछ पता चल रहा था, ना ही उनकी होंडा अकॉर्ड कार का। अब पूरे पंजाब में रीमा की कार का कुछ पता नहीं चल रहा था, तो पुलिस ने रीमा की कार का फोटो और नंबर आसपास के राज्य जैसे दिल्ली, हरियाणा, यूपी में सर्कुलेट करवा दिया ताकि कुछ तो पता चले, पर कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे ही 16 अगस्त 2005 आ जाता है और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल सर्किट पार्किंग पर एक कांस्टेबल को रीमा की कार दिखती है, जिसको देखने के बाद वो अपने सीनियर को कॉल करके बताता है और सीनियर भी वहां आके उस कार को रीमा जैन की कार आइडेंटिफाई कंफर्म करता है। जिसके बाद लुधियाना पुलिस को इस कार के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है और लुधियाना पुलिस भानु जैन को लेके दिल्ली आती है और दिल्ली आने के बाद वो उस कार को अपनी माँ की कार आइडेंटिफाई करता है। उस कार पर कोई डेंट वगैरह नहीं था और उस कार को बतौर पार्किंग स्लिप लेके पार्क किया गया था, जिससे कोई जोर जबरदस्ती वाला एंगल नहीं लग रहा था। और इस कार से रीमा जैन का स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी मिला था और
उनके कुछ ज्वेलरी जैसे हाथ के बैंगल्स वगैरह भी मिले थे, जिससे ये पूरा कंफर्म हो जाता है कि ये कार रीमा की ही है। जिसके बाद लुधियाना पुलिस इस कार को दिल्ली से पंजाब ले आती है। रीमा की कार एयरपोर्ट पर मिलने और जो भी सबूत उसमें मिले थे उसके बेसिस पर पुलिस ये थ्योरी बनाती है कि शायद जब रीमा सुतलेस क्लब में होंगी तब उनको कोई अर्जेंट बिजनेस कॉल आया होगा, जिसके लिए उनको आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा और इसीलिए वो अपनी कार दिल्ली ले गई और वहीं से बिजनेस के चलते आउट ऑफ कंट्री चली गई। पर इधर भानु जैन ने अपने माँ की कमरे की जब तलाशी ली ताकि कुछ सबूत मिले, तो उसको अपनी माँ का पासपोर्ट उनके रूम में मिला, जिससे पुलिस के आउट ऑफ कंट्री वाली थ्योरी फेल हो जाती है। अब पुलिस पूरी तरह क्लूलेस हो जाती है, उनको समझ नहीं आता कि अब क्या करे। खैर, इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है और ऐसे ही दिसंबर का महीना आ जाता है। दिसंबर में पुलिस को अपने एक मुखबिर से खबर मिलती है कि रीमा जैन की हत्या हो चुकी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसको सुन के पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं और ये खबर मीडिया में आग की तरह फैलती है और पुलिस वालों पर उंगलियां उठने लगती है कि पुलिस वालों ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, जिसकी वजह से रीमा की हत्या हुई। खैर, पुलिस इन मीडिया की बातों को नज़रअंदाज करके अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और अपने मुखबिर से पता करती है कि उसको ये जानकारी कहाँ से मिली। तो उनको पता चलता है कि जेल में माखन लाल नाम का एक बंदा था, उसी से मुखबिर को ये जानकारी मिली और माखन सिंह ने ये जानकारी भी दी थी कि रीमा की हत्या के लिए हत्यारों को 25 लाख की सुपारी भी दी गई थी। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि माखन सिंह को ये सब जानकारी किसने दी। बस ये पता था कि जेल के ही किसी कैदी ने उसको ये सब बात बताई थी जब उसके पास रीमा को मारने की सुपारी आई थी। तो इसीलिए माखन सिंह को पुलिस खोजने लगी ताकि उससे दूसरे बंदे का पता चल सके। पर पुलिस को ये पता चला कि माखन सिंह को नवंबर में बेल मिल गई थी और कुछ दिन बाद ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे पुलिस को ये भी लगा कि जिन लोगों ने सुनील का मर्डर किया है कहीं उन्हीं लोगों ने तो माखन सिंह को नहीं मारा, क्योंकि दोनों ही केस में बंदों को बीच रास्ते पर ही गोली से भून दिया गया। पर कोई ठोस सबूत ना होने के कारण पुलिस ने इस थ्योरी को भी रद्द कर दिया। खैर, पुलिस ने इस बार ये तिगड़म लगाया कि हो ना हो रीमा की हत्या किसी घर वालों ने ही करवाया होगा, जिसके चलते पुलिस ने जितने भी लोग सुनील को मारने के बाद अपना हिस्सेदारी मांगने आए थे जैन हाउस, उनके ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया और उनके फ़ोन भी टैप कर दिए और उनके कॉल रिकॉर्ड्स की भी जांच करने लगी। इनमें से एक सस्पेक्ट सुनील का भाई अनिल भी था, तो उसके भी फ़ोन को टैप करके और उसके कॉल डिटेल्स निकाल के जांच कराई गई। तो उसमें पता चला कि अनिल जैन के क्राइम वर्ड के लोगों से फ़ोन पर अक्सर बातें होती थी और जिस दिन रीमा किडनैप हुई थी उससे 3 दिन पहले और उस दिन भी अनिल की जसबीर सिंह के एक बंदे से बात हुई थी। जसबीर सिंह के बारे में जब पता लगाया गया तो वो एक सुपारी किलर निकला और रीमा जैन के किडनैप वाले दिन से पहले उसको सुतलेज क्लब के बाहर बहुत बार देखा गया था। जिसके बाद पुलिस ने जसबीर सिंह का बैकग्राउंड और उसके गैंग के बारे में पता लगाया तो पता चला जिस समय माखन जेल में था उसी समय जसबीर के ही गैंग के मेंबर जेल में बंद थे। अनिल जैन ने जसबीर को रीमा जैन की 25 लाख की सुपारी दी और इधर गैंग वालों को जब ये बात पता चली तो उन्हीं में से किसी ने माखन सिंह को ये बात बता दी, जिसके बाद माखन सिंह ने वो बात मुखबिर को बताई और मुखबिर ने पुलिस को। खैर, अब पुलिस के पास दिक्कत ये थी कि जसबीर और उसके गैंग वालों को किस आधार पर पूछताछ के लिए उठाए। तो क्योंकि जसबीर, कुलदीप सिंह और तरसेम सिंह का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो था ही, तो इसी के चलते पुलिस वालों ने तीनों को उठाया और उनसे इन सब चीज़ों से हटकर रीमा जैन के मर्डर के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने पहले तो आनाकानी की, पर
पुलिस के सख्त रवैये के बाद वो टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और बताते हैं कि उन लोगों को अनिल जैन ने 25 लाख की सुपारी दी थी रीमा जैन की और 10 लाख एडवांस, जिसके चलते उन तीनों ने रीमा जैन को सुतलेज क्लब से किडनैप किया और किडनैप करने के लिए उन्होंने अनिल जैन की गाड़ी यूज की और रीमा जैन की गाड़ी कुलदीप सिंह चला रहा था और उसी ने उसको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पार्क किया था ताकि पुलिस को वो लोग कंफ्यूज कर सके और पुलिस को लगे कि रीमा आउट ऑफ इंडिया गई हुई है। खैर, इसके बाद 16 फरवरी 2006 को अनिल जैन को पुलिस उसके घर से उठा लेती है और उससे इस बार कड़ी पूछताछ की जाती है और इस बार वो टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है और पुलिस को बताता है कि उसी ने अपनी भाभी रीमा जैन को मारा है। वो बोलता है कि रीमा को किडनैप करने के बाद वो उसे अपनी टेक्सटाइल फैक्ट्री में ले जाता है जो कि शेरपुर खुर्द गांव में था और वहां ले जाने के बाद वो रीमा को टॉर्चर करता है और उससे कुछ बिजनेस और प्रॉपर्टी के कागज पर साइन कराता है, जिसके बाद वो रीमा को और टॉर्चर करता है और उसके बाद वो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन देता है। अब आपको बता दूं, इंसुलिन का इंजेक्शन डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है ताकि उनका शुगर लेवल थोड़ा नीचे आ सके और अगर उसको ज़्यादा डोज में किसी को दे तो उसकी मौत हो सकती है। यही हुआ था रीमा के साथ। उनकी एज 40 थी और वो डायबिटिक की पेशेंट भी नहीं थी, फिर भी अनिल और जसप्रीत की गैंग ने उनको ज़बरदस्ती 4 इंसुलिन के डोज दिए जिससे उनकी मौत हो जाती है और अनिल ने सोचा कि अगर रीमा की बॉडी मिलेगी भी तो उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट में डेथ कॉज इंसुलिन ओवरडोज ही रहेगा, पर ऐसा हुआ नहीं और पुलिस ने ये केस सॉल्व कर लिया और 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के ये पूछने पर कि अभी रीमा की बॉडी कहाँ है, इस पर अनिल का कहना था कि उन लोगों ने उसकी बॉडी फैक्ट्री के ही सेप्टिक टैंक में डाल दिया था ताकि किसी को पता ना चले, जिसके बाद पुलिस 16 फरवरी को ही अनिल और जसप्रीत की गैंग को फैक्ट्री लेके जाती है और मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक टीम के मौजूदगी में रीमा जैन की हड्डियों को सेप्टिक टैंक से बरामद करती है। अब क्योंकि 6 से 8 महीना हो चुका था तो इसीलिए रीमा की बॉडी का सारा मांस जल चुका था, तो इसीलिए सिर्फ रीमा की हड्डियां ही बरामद हुई और सेप्टिक टैंक से वाइट पेन, चप्पल और कढ़ाई हुए कपड़े मिले, जिसे देखकर भानु जैन ने कंफर्म किया कि ये सब चीज़ें उसकी मां की ही है। अब हड्डियों का डीएनए टेस्ट किया गया भानु और रीमा जैन की मां के ब्लड सैंपल से और वो दोनों मैच हो गए। अब सिर्फ डीएनए मैच होना सबूत काफ़ी नहीं था, तो उस कंगाल के स्कल से सुपर इम्पोजिशन करके चेहरा फ्रेम किया गया और वो चेहरा रीमा जैन से मैच हो रहा था, तो ये एक और बड़ा सबूत था। भानु का ये भी कहना था कि रीमा ने मरने से 4 महीने पहले 4 दांतों में आर्टिफिशियल फिलिंग कराया था और फॉरेंसिक डॉक्टर्स ने भी इस बात को कंफर्म किया। बस फिर क्या था, ये 3 सबूत काफ़ी थे ये साबित करने को कि ये बॉडी रीमा जैन की ही है। इधर 18 फरवरी को अनिल के गैराज से उसकी गाड़ी भी बरामद कर ली गई जिससे रीमा को किडनैप किया गया था। 19 फरवरी को जसबीर के घर से रीमा की सोने की अंगूठी और रीमा जैन के घर का पता और उसी दिन कुलदीप सिंह के घर से रीमा की रिस्ट वॉच पुलिस ने बरामद किया। 14 अप्रैल को पुलिस ने अपनी चार्जशीट तैयार की जिसमें ये लिखा कि अनिल जैन ने अपनी भाभी रीमा जैन को इसीलिए मारा क्योंकि उन्होंने सुनील जैन के कत्ल का इल्ज़ाम अनिल जैन के ऊपर लगा दिया था, जिसके चलते उसको 1 साल तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े थे और उसको इसके लिए जेल भी हुई थी। दूसरा रीजन था बिजनेस। अनिल जैन को ये लगा कि सुनील जैन के मरने के बाद रीमा जैन कुछ बिजनेस अनिल को हैंडओवर कर देगी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और सारा बिजनेस खुद ही संभालने लगी, जिसके चलते उन दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हुआ और यही सब रीज़न था जिसकी वजह से अनिल जैन ने जसप्रीत और उसके गैंग को सुपारी देकर
रीमा जैन का कत्ल करवाया। पुलिस ने इन चारों पर आईपीसी की धारा 302, 201, 404, 364, 329, 354, 120B, 34 दर्ज की, जिसके बाद इन चारों के ऊपर सेशन कोर्ट में मुकदमा चला और 2012 में 34 गवाहों, चारों आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 3 दिसंबर को फैसला सुनाया और इन चारों को उम्र कैद की सजा हुई। रीमा का बेटा भानु जैन इस फैसले से खुश नहीं था और उसने इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का तय किया था। फिलहाल जितने भी आर्टिकल अवेलेबल है उनमें इतने ही अपडेट है। मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की पर कोई नया अपडेट नहीं मिला। 2012 तक भानु की शादी हो चुकी थी और उसका बेटा भी था और 2008 में उसकी बहन की भी शादी हो चुकी थी और 2012 में भानु का छोटा भाई भरत जैन पढ़ाई कर रहा था पर अब उसकी भी शादी हो गई होगी। भानु का कहना था कि अनिल ने उसके और उसके परिवार की ज़िंदगी खराब कर दी। उसको ठीक से नींद नहीं आती थी। वो अक्सर रात में घबरा के उठ जाता था अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर। इसीलिए वो इतनी आसानी से अनिल को माफ़ नहीं करेगा। अभी तक मेरे पास इस केस के ऊपर इतना ही अपडेट था। आगे कुछ मिलेगा तो वो भी आपको बताऊंगा। मैं एंड में बस यही बोलना चाहूँगा कि खैर चलो, सुनील जैन का जिसने भी मर्डर किया हो, पर अगर अनिल जैन ने अपने अच्छे बिहेवियर और वर्क एथिक्स से रीमा जैन को इम्प्रेस किया होता तो रीमा उसको कुछ बिजनेस संभालने दे भी देती, पर उसने शॉर्टकट का रास्ता अपनाया जिसके चलते ना ही उसको दौलत मिली ना सुख। खैर इस केस को यही एंड करते हैं। तो ये थी रीमा जैन की स्टोरी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।